वेलकम टू द सीरीज ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 603 के लेक्चर नंबर 31 से लेकर 40 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले है द नेचर ऑफ स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। स्ट्रेटजी जब बनाई जाती है, जाहिर बात है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो जाहिर बात है चैलेंजेस आते हैं जब ट्रांसलेट किया जाता है स्ट्रेटजिक प्लान्स को एक्शनेबल स्टेप्स के अंदर, और जाहिर बात है मोटिवेट किया जाता है एम्प्लॉयज़ को ताकि अचीव किया जाए कॉर्पोरेट गोल्स। सो टर्न करते हुए स्ट्रेटजीज़ को एक्शन के अंदर जो है जाहिर बात है पॉसिबल है। सो सक्सेसफुली जो है जाहिर बात है इम्प्लीमेंट किया जाएगा और ड्राइव किया जाएगा बिजनेस परफॉर्मेंस। अब ये जो है जाहिर बात है डिफ़िकल्ट है, सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना और ड्राइव करना बिजनेस परफॉर्मेंस, ये डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि बहुत सी कंपनीज फेल हो जाती हैं मोटिवेट करने में उनकी जो वर्क फोर्स है उसको इफेक्टिवली तौर पर। मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो शिफ्ट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर स्ट्रेटजिक फार्मूलेशन से स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन तक। उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव जो है वो सेट किए जा सकते हैं दो लेवल्स के ऊपर। एक तो कॉर्पोरेट लेवल है जो कि सब ऊपर के लेवल की बात होती है, जो कि कंसर्न है जहाँ पर बिजनेस या फिर ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन। जबकि फंक्शनल लेवल जो होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के लिए। एक एग्जांपल है जे इसकी फंक्शनल लेवल की। ये जो फंक्शनल लेवल पे होता क्या है कि ये जो है ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं और रिलेट करते हैं एक ख़ास डिपार्टमेंट या फंक्शन से। स्मार्ट क्राइटेरिया की हम बात करें, स्मार्ट जो कि एक एब्रीवेशन है स्पेसिफिक की, ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियरली जो है वो होने चाहिए, क्लियरली तौर पे बताया जाए और एम्बिगिटी ना, उनमें कोई कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं हो। मेजरेबल हो सकें, इनको क्वान्टिफाइबल किया जा सके, अचीवेबल हो, ज़ाहिर बात है रियलिस्टिक हो, ऐसी कोई चीज़ ना हो कि जो अनरियलिस्टिक किस्म की हो, रिलेवेंट होने चाहिए, अलाइन करें ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी के साथ, और टाइम बाउंड होना चाहिए, यानी कि एक डिफाइंड टाइम फ्रेम हो या फिर डेडलाइन हो कंप्लीशन की। पॉलिसीज़ की अगर हम बात करें यहाँ पर जो कि दिया हुआ है, सो ये एज अ क्रूशल टूल है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। पॉलिसीज़ जो है स्पेसिफिक गाइडलाइंस है, मेथड है, प्रोसीजर्स है, रूल हैं जो कि सपोर्ट करते हैं, एनकरेज करते हैं डेवलपमेंट अचीवमेंट जो है स्टेटेड गोल्स की। उसके अलावा रिसोर्स एलोकेशन को यहाँ पे बताया जा रहा है। इम्पोर्टेंस है जाहिर बात है रिसोर्स एलोकेशन की जो है वो स्ट्रेटजिक प्लानिंग के अंदर। और प्लान के जो है वो दो हिस्से हैं। पहला ये कि बेसिक एलोकेशन डिसीजन है और दूसरा जो है वो कंटिजेंसी मैकेनिज़्म जो है वो है। कॉन्फ्लिक्ट की हम बात करें तो एक ऐसी हालत होती है जिसमें ऑपोजिशन है, मुखालफत हो सकती है, इसमें डिसएग्रीमेंट है या फिर इनकम्पैटिबिलिटी होती है दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान या फिर जो ग्रुप हैं उनके दरमियान। और कभी कभी फिज़िकल वायलेंस भी आ सकता है। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट भी होता है स्टेट्स के दरमियान, जिससे जाहिर बात है कि जंग भी हो सकती है। और पॉलिटिकल टर्म्स के अंदर ऑन गोइंग हॉस्टिलिटी होना, जो ग्रुप्स हैं लोगों का उसके दरमियान, ग्रुप्स के दरमियान लोगों के। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, कॉन्फ्लिक्ट को डिफाइन किया जाता है जब पार्टीज जो है वो परसीव्ड इनकम्पैटिबल गोल्स के साथ ट्राई करती है अंडरमाइन करने के लिए एक दूसरे की एबिलिटी ताकि अचीव करें गोल। और जैसा कि इसको सिखाया जाता है ग्रेजुएट्स को और प्रोफेशनल जो वर्क है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में, अब इसकी जो डेफिनेशन है वो यही है कि जब दो या दो से ज़्यादा पार्टीज जो है वो परसीव्ड इनकम्पैटिबल गोल्स के साथ क्या करती हैं, तलाश करती हैं, कोशिश करती हैं कि अंडरमाइन करें एक दूसरे के गोल सीकिंग कैपेबिलिटी को। अब टाइप्स एंड मोड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की हम बात करें, अगर इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट जो कि एक इंडिविजुअल के अंदर ही होता है। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होता है दो इंडिविजुअल्स के दरमियान। ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट होता है जो कि एक स्मॉल ग्रुप के अंदर होता है। ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट होता है और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट होता है जो कि एक लार्जर कम्युनिटी सेटिंग के अंदर होता है। इंट्रा स्टेट कॉन्फ्लिक्ट होता है जो कि विद इन अ नेशन होता है। इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट होता है जो कि नेशंस के दरमियान होता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की हम बात करें, फंक्शनल जो है वो स्ट्रक्चर आ जाता है।
ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर स्ट्रक्चर की जाती है फंक्शनल एरियाज़ के मुताबिक, ना कि प्रोडक्ट लाइंस के मुकाबले में। और फंक्शनल स्ट्रक्चर जो बहुत सूटेड करता है ऑर्गेनाइजेशन को, जहाँ पर सिंगल या डोमिनेंट कोर प्रोडक्ट होती है, क्योंकि हर सब यूनिट जो है वो एक्सट्रीमली जो है वो अडाप्ट करता है उसकी जो परफॉर्मिंग है। अब ये कि मतलब इसकी वजह से जो है वो स्पेशलाइजेशन होती है और एफिशिएंसी होती है, और उससे क्या होता है कि कम्युनिकेशन चैलेंज भी लेकिन हमें देखने में आते हैं, और लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी भी हमें जो है वो देखने में आती है। डिविजनल स्ट्रक्चर की हम बात करें, इसको फॉर्म किया जाता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो स्प्लिट किया जाता है सेल्फ कंटेंट बिजनेस यूनिट्स के अंदर। हर कोई जो है इनमें से ऑपरेट करता है एज अ प्रॉफिट सेंटर के तौर पे, और डिवीजन जो है वो किए जा सकते हैं ऑन द बेसिस के ऊपर प्रोडक्ट या मार्केट की, या फिर जो कॉम्बिनेशन होता है दो का। सो डिवीजन स्ट्रक्चर जो है जोग्राफिक एरिया के हिसाब से अप्रोप्राइट होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिनकी स्ट्रेटजीज़ को ज़रूरी होता है कि टेलर किया जाए ताकि फिट करे पार्टिकुलर नीड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स जो कस्टमर की डिफरेंट जोग्राफिक एरियाज़ में। और डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में बाय प्रोडक्ट अगर हम देखें तो ये स्ट्रक्चर जो है वो इफेक्टिव है जब स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस रिक्वायर करती है स्पेशल एम्फेसिस, या फिर ये कि एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफर करती है एक डाइवर्स रेंज जो है वो प्रोडक्ट्स की। और कस्टमर के हिसाब से देखें तो ये स्ट्रक्चर प्रोप्राइटी जब फ्यू मेजर कस्टमर जो है वो हों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और बाय प्रोसेस हम देखें तो सिमिल उसकी तरह फंक्शनल स्ट्रक्चर की तरह एक्टिविटीज़ जो है वो ऑर्गेनाइज की जाती हैं कि कैसे वर्क को जो है वो परफॉर्म किया जाए, जबकि एक प्रोसेस बेस्ड डिविजनल स्ट्रक्चर में हर डिवीजन अकाउंटेबल होता है उसके प्रॉफिट्स और रेवेन्यू के लिए फंक्शनल डिपार्टमेंट के मुकाबले में। सो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, सो एज अ डिस्टिंक्ट बिजनेस यूनिट जो है लार्जर कॉर्पोरेशन के अंदर सर्व करता है एक डिफाइंड जो है वो एक्सटर्नल मार्केट, और ऑपरेट किया जाता है एज अ सेपरेट प्रॉफिट सेंटर। और ये अलाउ करता है लार्ज कंपनीज को कि मैनेज करें डाइवर्स बिजनेसेस को ज़्यादा इफेक्टिवली, देते हुए हर यूनिट को ज़्यादा ऑटोनॉमी जो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के अंदर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की थोड़ी डिटेल जो है वो यही कि एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन जो कि ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन एक्चुअली कॉम्प्लेक्स होता ही है, साथ में इसमें दोनों जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी है, दोनों तरह से यहाँ पर। और ये स्ट्रक्चर अलाउ करता है फ्लेक्सिबिलिटी और एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, लेकिन इससे ज़ाहिर बात है इंक्रीज़ होता है ओवरहेड, क्योंकि ज़्यादा इससे क्रिएशन होती है ज़्यादा मैनेजमेंट पोजीशंस की, और पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट भी होता है डुअल रिपोर्टिंग लाइंस की वजह से। उसके बाद फिर आता है रीस्ट्रक्चरिंग, री इंजीनियरिंग एंड ई इंजीनियरिंग। सो रीस्ट्रक्चरिंग की बात की जाए तो ये जो है इसमें क्या होता है कि डाउन साइजिंग या राइट साइजिंग की जाती है ताकि रिड्यूस किया जाए साइज फर्म का, और इम्प्रूव किया जाता है एफिशिएंसी, और फोकस होता है इम्प्रूव करने के ऊपर शेयर होल्डर की जो वैल्यू है। और जो री इंजीनियरिंग है इसका फोकस ये होता है कि इसमें फोकस ये है कि रीडिज़ाइन किया जाए वर्क प्रोसेसेस ताकि इम्प्रूव किया जाए कॉस्ट, क्वालिटी, सर्विस और स्पीड। और फोकस ये होता है कि इम्प्रूव किया जाए एम्प्लॉय और जो कस्टमर वेलबींग है। अब रीस्ट्रक्चरिंग को हम थोड़ा देखें तो ये जो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट टर्म है एक्ट के लिए, ऐसा एक्ट के लिए जिसमें पार्शियली डिसमेंटल किया जाता है और रीऑर्गेनाइज किया जाता है कंपनी, और पर्पस ये होता है कि ज़्यादा उसको एफिशिएंट बनाया जाए और इसी वजह से ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी। जनरली इसमें क्या होता है कि सेल ऑफ किया जाता है पोर्शंस जो है कंपनी के, और कई सारी स्टाफ रिडक्शन की जाती है। और करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम इसकी बात करें, सो उसमें ये है कि सेल किया जाएगा या क्लोज कर दिया जाएगा अनप्रॉफिटेबल डिविजन्स ताकि इम्प्रूव किया जाएगा बैलेंस शीट को, और स्टाफ रिडक्शन से रिड्यूस होती है कॉस्ट। सो स्टाफ रिडक्शन जो होती है रिस्ट्रक्चरिंग में, ये अक्सर जो है वो इसको अचीव किया जाता है सेल करते हुए अनप्रॉफिटेबल यूनिट्स, कंसोलिडेट किया जाता है फंक्शंस को,
और या फिर आउटसोर्स किया जाता है नॉन कोर एक्टिविटीज़ जैसे कि पेरोल है, एचआर है और ट्रेनिंग है। और ये एक्शंस जो होते हैं एस्टीम करते हैं अक्सर जो है वो अ, होते हैं पास्ट एक्विजिशन से जो कि फुली इंटीग्रेट नहीं थे। और उसके बाद फिर जो दूसरी करेक्टरिस्टिक्स हैं रीस्ट्रक्चरिंग की, इसमें शामिल है चेंज इन कॉरपोरेट मैनेजमेंट। अक्सर जो है उसको किया जाता है गोल्डन पैराशूट्स के साथ। उसके अलावा सेल किया जाता है अंडर यूटिलाइज एसेट्स को, और आउटसोर्स किया जाता है ऑपरेशंस को, मूव किया जाता है ऑपरेशंस को लोअर कॉस्ट लोकेशंस तक। इसके अलावा रीऑर्गेनाइज किया जाता है फंक्शंस को, और री नेगोशिएट किया जाता है लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स को, और इसके अलावा रीफाइनेंस किया जाता है डेट्स को। और इसके अलावा ये कि पब्लिक रिलेशन कैंपेन होती है ताकि रिपोजिशन किया जाए कंपनी को। सो री इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो ये जो रेडिकल रीडिज़ाइन होता है ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस का, स्पेशली जो उसके बिजनेस प्रोसेसेस होते हैं। और क्रिटिसिज्म है री इंजीनियरिंग का, इसने जो है वो ज़ाहिर बात है एक अर्न किया है बैड रेपुटेशन, क्योंकि अक्सर ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं नतीजा क्या निकला, मैसिव किस्म का ले ऑफ निकला। और फर्दर ये भी है कि री इंजीनियरिंग से हमेशा ऐसा नहीं हुआ जो अप टू एक्सपेक्टेशन है। सो एलियाहू एम गोल्डरेट के मुताबिक, और जो इनकी थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट है, री इंजीनियरिंग प्रोवाइड नहीं करती एक इफेक्टिव वे जो है ताकि फोकस किया जाए इम्प्रूवमेंट एफर्ट्स जो ऑर्गेनाइजेशंस कॉन्स्ट्रेंट के ऊपर। उसके बाद है लिंकिंग परफॉर्मेंस एंड पे टू स्ट्रेटजीज। सो ज़्यादातर कंपनी जो है वो आज जो है वो प्रैक्टिस कर रही हैं कुछ फॉर्म जो है पे फॉर परफॉर्मेंस की एम्प्लॉयज़ के लिए और मैनेजर के लिए, ना कि जो टॉप एग्जीक्यूटिव है। और जो एवरेज एम्प्लॉय परफॉर्मेंस बोनस है वो है 6.8% जो है पे फॉर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, और 5.5% जो है पे फॉर ग्रुप प्रोडक्टिविटी के लिए, और 6.4% जो है पे फॉर कंपनी वाइड प्रॉफिटेबिलिटी के लिए भी। और प्रॉफिट शेयरिंग भी जो है वो एक वाइडली यूज्ड फॉर्म है इंसेंटिव कंपनसेशन के लिए। डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एक पोर्शन जो है कंपनी की प्रॉफिट्स का एम्प्लॉयज़ को। लेकिन ये जो है ज़ाहिर बात है प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है, क्योंकि प्रॉफिट्स जो है इन्फ्लुएंस होते हैं बहुत से फैक्टर्स से जो कि एम्प्लॉय के कंट्रोल से बाहर होते हैं। सो मैनेजिंग रेजिस्टेंस टू चेंज, अब जो मुखालफत हो रही है चेंज की, तब्दीली की, उसको किस तरह मैनेज करेंगे। अब चेंज ज़ाहिर बात है एक ऐसी चीज़ है जो कि होती रहती है, ऐसा नहीं है कि चेंज को रोका जा सके। लोग चेंज की, तब्दीली की इसलिए भी ज़ाहिर बात है मुखालफत करते हैं क्योंकि कुछ कॉमन एंजाइटीज़ हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई है। लोगों को डर होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं, इस वजह से भी ज़ाहिर बात है लोग ऐसा करते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक लॉस होने वाला है, इनकन्वीनियंस है, अनसर्टेनिटी, कोई गैर यकीनी सूरत हाल लोगों को लगता है, डिसरप्शन आता है जो सोशल पैटर्न है उसके अंदर। तो इन तमाम चीज़ों की ऐसे है। तो जो सक्सेसफुली जो है मैनेज करना चेंज को रिक्वायर करता है कि इन एनजाइटीज़ को ज़ाहिर बात है एड्रेस किया जाए, इंश्योर किया जाए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बताया जाए लोगों को, और सपोर्ट किया जाए उनके लिए, जो अफेक्ट हुए हैं उनको सपोर्ट किया जाए। सो मैनेजिंग दी नेचुरल चेंज भी ज़ाहिर बात है आता है, इसकी भी एक इम्पॉर्टेंस भी है। ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरी होता है कि कंसीडर करें इम्पैक्ट जो है उनके ऑपरेशन का एनवायरनमेंट के ऊपर, और अडॉप्ट करें सस्टेनेबल जो प्रैक्टिस है। सो क्रिएटिंग आ स्ट्रेटजी सपोर्टिव कल्चर, सो स्ट्रेटजिस्ट को कोशिश करना चाहिए कि प्रिजर्व करें, एम्फेसाइज करें, बिल्ड करें जो एस्पेक्ट हैं एक एग्जिस्टिंग कल्चर के, जो कि सपोर्ट करे प्रपोज न्यू स्ट्रेटजीज। सो फर्म को, सॉरी, इस रीज़न के लिए चेंज करना एक फर्म का कल्चर ताकि फ़िट करे न्यू स्ट्रेटजी, वो जो यूजुअली ज़्यादा इफेक्टिव है इसके मुकाबले में, कि चेंज करें स्ट्रेटजी ताकि फ़िट करे एग्जिस्टिंग कल्चर। उसके बाद है फिर प्रोडक्शन और ऑपरेशन कंसर्न व्हेन इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज। कुछ प्रोडक्शन या ऑपरेशन कंसर्न होते हैं जब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है स्ट्रेटजीज को।
स्ट्रेटजीज इन एक्शन का मतलब ही यही है कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो रिक्वायर करता है कंप्लीट ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। और प्रोडक्शन या ऑपरेशन डिपार्टमेंट जो है उसका मेन जो कंसर्न होता है वो होता है अचीवमेंट के साथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और टारगेट के। सो प्रोडक्शन कंसर्न डिसीशंस जो है वो होते हैं प्लांट लोकेशन के ऊपर, प्लांट साइज, प्रोडक्ट डिज़ाइन, चॉइस ऑफ इक्विपमेंट, साइज ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल, यूज ऑफ स्टैंडर्ड्स, शिपिंग, पैकेजिंग, इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, जॉब स्पेशलाइजेशन, एम्प्लॉय ट्रेनिंग, इक्विपमेंट और यूटिलाइजेशन। ये तमाम फैक्टर्स जो है वो इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट प्ले कर रखते हैं, इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट जो है सक्सेस और फेलियर के ऊपर स्ट्रेटजी के। उसके बाद फिर जस्ट इन टाइम आता है, JIT जिसको हम कहते हैं। एक इन्वेंट्री स्ट्रेटजी है जिसको इम्प्लीमेंट किया जाता है इम्प्रूव करने के लिए जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है बिजनेस का, रिड्यूस करते हुए इन प्रोसेस इन्वेंट्री और जो एसोसिएट कॉस्ट है। और ये प्रोसेस जो है वो किया जाता है सीरीज ऑफ सिग्नल्स या फिर कानबान के ज़रिए, जो कि बताता है प्रोडक्शन प्रोसेस को। सो इसमें जस्ट इन टाइम में यही है कि जब एक चीज़ की नीड है तो वो अवेलेबल हो, ये एक चीज़ आ जाती है इसके अंदर, उसका अवेलेबल होना जो है। और ये रिलाई करता है कानबान के ऊपर, सिग्नल्स के ऊपर, ताकि ट्रिगर करें प्रोडक्शन जो है पार्ट की तभी जब ज़रूरी है। इम्प्रूव किया जाता है एफिशिएंसी और वेस्ट को रिड्यूस किया जाता है। इसकी फ़िलासफ़ी की अगर हम बात करें तो ये जो है रिक्वायर करता है एक शिफ्ट जो है माइंडसेट के अंदर और जो क्लोज कोऑर्डिनेशन होता है सप्लायर के साथ। सो ये सिर्फ जो है वो सिंपल मेथड नहीं है कि कंपनी को जो है वो बाय करना है, बल्कि ये पूरी होल फिलॉसफी है। और ये जो आइडिया है इस फिलॉसफी में आते हैं डिफरेंट डिसिप्लिन से, जिसमें स्टैटिस्टिक्स है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट और बिहेवियरल साइंस है। उसके बाद फिर क्रॉस ट्रेनिंग आ जाती है। क्रॉस ट्रेनिंग जो एम्प्लॉइज़ की ये जो है क्या कर सकती है, फैसिलिटेट कर सकती है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन, और बहुत से बेनिफिट्स आते हैं। एम्प्लॉय हासिल करता है बेटर अंडरस्टैंडिंग जो बिज़नेस की, इम्प्रूव्ड होते हैं, आइडिया जनरेशन, प्लानिंग इंक्रीज होती है, फ्लेक्सिबिलिटी स्टाफ के अंदर। उसके बाद एक फिर ह्यूमन रिसोर्स कंसर्न व्हेन इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी, जब कुछ ह्यूमन रिसोर्स कंसर्न भी है जब स्ट्रेटजी जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। सो ह्यूमन रिसोर्स ज़ाहिर बात है, जो भी लोग हैं, वर्कर्स हैं, वो बैकबोन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, और बगैर एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स के ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती और फेल हो जाती है अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी। तो आप देखते हैं कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा अच्छे लोग हैं वहाँ के, उनके वर्कर्स वगैरह, एम्प्लॉयज़ वगैरह, तो वो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा सक्सेसफुल होती हैं इनके उनके मुकाबले में जहाँ पर नहीं होते। सो स्टाफिंग नीड जो है ऑर्गेनाइजेशन की और उसकी कॉज इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स का। और दूसरे जो कंसर्न होते हैं उसके अंदर एम्प्लॉय की हेल्थ है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। सो प्लान के अंदर लाजमी तौर पे शामिल होना चाहिए कि कैसे मोटिवेट किया जाएगा एम्प्लॉयज़ को और मैनेजर्स को जो है वो एक टाइम के दरमियान जब ले ऑफ जो है एक कॉमन जो है और वर्कलोड जो है वो हाई, तो लिंकिंग किया जाए परफॉर्मेंस को और जो पे टू स्ट्रेटजी का होना। उसके बाद आता है फिर परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स के हवाले से ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को लाजमी तौर पर परफॉर्मेंस इंसेंटिव डेवलप करना चाहिए, जो कि क्लियरली लिंक करे परफॉर्मेंस और पे टू स्ट्रेटजीज़ को अलाइन किया जाए। परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स जो है ओवरऑल स्ट्रेटजी के साथ एम्पावर किया जाए एम्प्लॉयज़ को और मैनेजर्स को इन्वॉल्वमेंट के ज़रिए स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के अंदर। ये जो है ज़्यादा इफेक्टिव है जब हर कोई अंडरस्टैंड करे कि कैसे उसकी पर्सनल सक्सेस लिंक की जाती है फर्म की सक्सेस के साथ। मार्केट सेगमेंटेशन अब है यहाँ पर। मार्केट सेगमेंटेशन में ज़ाहिर बात है पूरा जो है वो मार्केट को टारगेट नहीं कर सकती कोई भी फर्म। सो ग्रुप कर लिया जाता है सेगमेंट्स में, छोटे छोटे जो है वो सेगमेंट्स बना लिए जाते हैं, तोड़ दिया जाता है एक तरह से। और मास मार्केटिंग होती है, इसमें क्या है कि ट्रीट किया जाता है पूरी की पूरी मार्केट को एज अ होमोजीनियस ग्रुप, और ये अलाउ करता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और हो सकता है लेस इफेक्टिव भी पूरा करने में जो डाइवर्स कस्टमर नीड्स हैं, अगर हम कंपेयर करें ज़्यादा टारगेट अप्रोच के मुकाबले में। टारगेट मार्केटिंग की जाती है जो कि रिकग्नाइज करता है कस्टमर की डाइवर्सिटी, और एम ये होता है कि सेटिस्फाई किया जाए स्पेसिफिक कस्टमर नीड्स को।
और पहला स्टेप जो होता है वो आइडेंटिफाई करना डिफरेंट टारगेट मार्केट सेगमेंट्स और उनकी यूनिक रिक्वायरमेंट्स। सो बेसिस फॉर सेगमेंटेशन इन कंज्यूमर मार्केट, जो उसकी बेसिस है, जो बुनियाद है। सो जोग्राफिक सेगमेंटेशन होती है जहाँ पर जोग्राफी के हिसाब से, रीजन के हिसाब से, कंट्री, स्टेट और नाइबरहुड के हिसाब से। डेमोग्राफिक होती है जो कि पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक, जिनके एज, जेंडर, फैमिली साइज, फैमिली लाइफ साइकिल वगैरह। इसमें फिर इस तरह चीज़ें भी देखी जाती हैं जैसे कि कोई सिंगल है, इसके अलावा मैरिड है, रिटायर्ड है, ये सब चीज़ें भी इसमें देखी जाती हैं। फिर साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन होती है जिसमें ग्रुप किया जाता है कस्टमर को, जो कि बेस करता है उनके लाइफ साइकिल फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि एक्टिविटीज़, इंटरेस्ट और जो ओपिनियन वगैरह होते हैं। और AIO जो है सर्वेज, इनको यूज़ किया जाता है गैदर करने के लिए डेटा इस तरह की सेगमेंटेशन के लिए। इसके अलावा बिहेवियरलिस्टिक सेगमेंटेशन होते हैं जो कि ग्रुप करता है कस्टमर को, जो कि बेस करता है उनके एक्चुअल बिहेवियर के ऊपर, उनकी प्रोडक्ट की तरफ। और शामिल है इसमें शामिल होता है कि बेनिफिट्स, सॉर्ट्स और यूजेज रेट, ब्रांड लॉयल्टी, यूजर स्टेटस वगैरह। मार्केटिंग मिक्स की हम बात करें तो इसमें 4 पीस शामिल होते हैं, 4 पीस जिनको कहा जाता है। 7 पीस भी आते हैं मार्केटिंग के एडवांस कोर्स में, लेकिन जो बेसिक होते हैं वो 4 पीस होते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। और प्रोडक्ट तो जाहिर बात है कोई भी वो चीज़ जो ऑफ़र की जाती है सेल के लिए। प्राइस जो अमाउंट चार्ज किया जाएगा। प्लेस जो है डिस्ट्रीब्यूट करना, अवेलेबल करवाना कस्टमर्स के लिए। और प्रमोशन में जाहिर बात है कस्टमर को बताया जाता है प्रोडक्ट के बारे में, कम्युनिकेट किया जाता है, पर्सुएट किया जाता है कस्टमर को कि प्रोडक्ट को बाय करें। प्रोडक्ट डिसीजन होते हैं। प्रोडक्ट डिसीजन में क्या किया जाता है? अब प्रोडक्ट तो वैसे जाहिर बात है आपको पीछे भी बता दिया गया प्रोडक्ट क्या है। कोई भी चीज़ इसको ऑफ़र किया जाता है। अब जो एग्जांपल है प्रोडक्ट डिसीजन जो कि किया जाता है, इसमें ब्रांड नेम, कि नाम क्या रखा जाएगा, क्योंकि ब्रांड जो है जाहिर बात है जब एक ब्रांड इमेज बनेगी तो लोग बाय करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके अलावा फिर उसकी फंक्शनैलिटी, उसका स्टाइल, उसकी क्वालिटी, ये तमाम चीज़ें जो है वो उसमें आ जाती हैं। और प्राइस डिसीजंस होते हैं प्राइस के हवाले से। सो अब इसमें प्राइसिंग के अंदर स्किमिंग प्राइस होती है या पेनिट्रेशन हो जाती है। स्किम में ज़्यादा प्राइस चार्ज किए जाते हैं शुरू में, फिर बाद में कम, पेनिट्रेशन में कम चार्ज किया जाता है, फिर बाद में थोड़ा बढ़ाया जाता है। और इसके अलावा रिटेल प्राइस जो है सजेस्टेड जो है उसमें वॉल्यूम डिस्काउंट ज़्यादा ख़रीदने पर। होलसेल प्राइसिंग, होलसेलर जो चार्ज करते हैं। कैश एंड अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, अगर जल्दी दे दें या कैश में पेमेंट करने पर डिस्काउंट। सीजनल प्राइसिंग, मुख्तलिफ सीजन्स के हिसाब से। डिस्ट्रीब्यूशन या फिर प्लेस डिसीजंस को अगर हम देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? कस्टमर्स तक प्रोडक्ट पहुंचाना। और कुछ जो एग्जांपल है उसके अंदर हम देखते हैं तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स इसमें आ जाते हैं। और मार्केट कवरेज आ जाती है कि इंक्लूसिव है, सिलेक्टिव है या एक्सक्लूसिव है। इंक्लूसिव से मुराद एक ही जगह पे मिल रही है, सिर्फ सॉरी हर जगह पे मिल रही है। एक प्रोडक्ट हर जगह पे अवेलेबल है, वो इंक्लूसिव हो गई। और सेलेक्टिव ये है कि चंद दुकानों पे एक चीज़ मिल रही है। और एक्सक्लूसिव ये है कि सिर्फ एक ही जगह पे कोई चीज़ मिल रही है, उसको एक्सक्लूसिव कहते हैं। और स्पेसिफिक चैनल मेंबर्स भी होते हैं। इसके अलावा इन्वेंट्री मैनेजमेंट होती है। नाउ द प्रमोशन डिसीजंस, जो प्रमोट करने के बारे में। प्रमोशन रिप्रेजेंट करता है मार्केटिंग कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट्स को। कम्युनिकेशन होती है इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में। गोल ये होता है कि जनरेट किया जाए पॉजिटिव कस्टमर रिस्पॉन्स। प्रोडक्ट पोजिशनिंग, प्रोडक्ट पोजिशनिंग का मतलब यही होता है कि कैसे प्रोडक्ट जो है वो अपेयर होती है, दिखती है दूसरी प्रोडक्ट के मुकाबले में मार्केट्स के अंदर। और कस्टमर कैसे कैसे प्रोडक्ट को परसीव करते हैं कस्टमर कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट के मुकाबले में मार्केट में। कस्टमर कैसा उसको परसीव करता है, कैसा देखता है उसको, क्या समझता है कस्टमर आखिर उसको कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट के मुकाबले में। और इफेक्टिव पोजीशनिंग जो है जाहिर बात है डिफरेंशिएट करती है एक प्रोडक्ट को और क्रिएट करती है यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन कस्टमर कंज्यूमर्स के माइंड में। इफेक्टिव पोजीशनिंग होगी तो कंज्यूमर समझेंगे हाँ इस प्रोडक्ट में कुछ जाहिर बात है एक अलग चीज़ है। अब है डेबिट, एक फाइनेंशियल मेजर जो है वो डिफाइन करता है किया गया एक एज अ रेवेन्यू
तो ऐसा फाइनेंशियल मेजर जिसको डिफाइन किया गया एज अ रेवेन्यू में से जब हम माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेलिंग, जनरल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, दूसरे वर्ड में कहें तो ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन, डिडक्ट करने से पहले इंटरेस्ट और जो इनकम टैक्स होते हैं वो। अब अर्निंग पर शेयर है। सो अर्निंग पर शेयर क्या है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है उसको डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स से। उसके बाद फिर प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। अब ये जो एक प्रोजेक्टेड या फिर फोरकास्टेड जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और एसेंशियल टूल होता है स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन के लिए, अलाउ करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि असेस करे वो पोटेंशियल फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो है डिफरेंट स्ट्रेटजिक एक्शंस का। बिजनेस प्लानिंग है। सो प्रोफॉर्मा स्टेटमेंट जो है वो यूज़ होते हैं बिजनेस प्लानिंग और कंट्रोल में, और इनका स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट एनेबल करता है कंपैरिजन डिफरेंट बिजनेस प्लान्स और स्ट्रेटजीज़ को। उसके बाद फिर प्रोफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट है। सो एज अ प्रोजेक्शन के तौर पे जो है प्रोफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट जो है होता है फ्यूचर रेवेन्यू का, एक्सपेंसेस का, प्रॉफिट का, और यूज़ किया जाता है इसको प्लान करने के लिए फ्यूचर बिजनेस ऑपरेशंस। उसके बाद प्रोफॉर्मा बैलेंस शीट आ जाती है। ये जो है प्रोजेक्शन है फ्यूचर एसेट्स की, लाइबिलिटीज़ की और इक्विटी, और ये शो करता है कि कैसे बिजनेस एक्सपेक्ट करता है कि मैनेज करे फाइनेंशियल पोजीशन जो है फ्यूचर के अंदर। फाइनेंशियल बजट आ जाते हैं। सो बजट जो है एज अ डॉक्यूमेंट जो है वो डिटेल देता है कि कैसे फंड्स को हासिल किया जाएगा, स्पेंड किया जाएगा एक स्पेसिफिक पीरियड के ऊपर, और ये एसेंशियल टूल होता है फाइनेंशियल प्लानिंग और कंट्रोल के लिए। बजट की जारी बात है टाइप्स हैं, कई सारे बजट्स होते हैं। कैश बजट है, ऑपरेटिंग बजट है, सेल्स बजट है, प्रॉफिट बजट है, फैक्ट्री बजट है। उसके बाद ये कि एवेल्यूटिंग द वर्थ ऑफ अ बजट। सो एवेल्यूट करना बजट की जो बिजनेस वर्थ जो है वो क्रूशल है स्ट्रेटजीज़ के लिए, जिसमें शामिल ये कि एक्विजिशन, डाइवेस्टिचर या फिर मर्जर वगैरह। अब वैल्यू जानना किसी भी बिजनेस की ज़रूरी होती है ताकि इन्फॉर्म डिसीजन हो, ऐसे डिसीजन जो इन्फॉर्म्ड हो, अनइन्फॉर्म नहीं हो। किसके बारे में कि बाय किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है या फिर मर्ज किया जा रहा है दूसरी कंपनीज के साथ। और उसके बाद ये कि जो अप्रोचेस हैं बिजनेस वैल्यूशन की, कुछ अप्रोचेस भी तो है ना, सारी बात है जिनके ज़रिए किया जाएगा। सो 3 मेन अप्रोच हैं कि व्हाट आर फर्म ओन्स, एसेट बेस्ड अप्रोच जिसको हम कह सकते हैं कि फर्म की मिल्कियत में क्या क्या चीज़ें हैं, एसेट्स में से हम लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे। और फिर व्हाट आर फर्म अर्न्स, अर्निंग बेस्ड अप्रोच, जो फर्म अर्न्स करती है प्रेजेंट वैल्यू जो है फ्यूचर प्रॉफिट्स की। और व्हाट आर फर्म विल ब्रिंग इन द मार्केट, मार्केट बेस्ड, क्या मार्केट जो है वो विलिंग है पे करने के लिए फर्म को। कंपैरेबल कंपनी एनालिसिस और मार्केट मल्टीपल्स। सो डिटरमाइनिंग द नेट वर्थ। सो जो पहली अप्रोच है बिजनेस वैल्यूशन की, डिटरमाइन करना नेट वर्थ या फिर इक्विटी, स्टॉक होल्डर इक्विटी कैलकुलेट किया जाता है। इसको एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस करते हैं और ये रिप्रेजेंट करता है बुक वैल्यू, कंपनी की बुक वैल्यू को। और सेकंड जो है वो है अर्निंग बेस्ड वैल्यूशन। सो फोकस किया जाता है प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर, फ्यूचर प्रॉफिट की या फिर कैश फ्लो। और ये अप्रोच रिकग्नाइज करती है कि कंपनी की वैल्यू जो है वो आती है उसकी जो एबिलिटी है प्रॉफिट जनरेट करने की फ्यूचर के अंदर। और जो थर्ड अप्रोच होती है जारी बात है वो मार्केट बेस्ड होती है। सो मार्केट को डिटरमाइन करने में दें बिजनेस वर्थ, और इसमें जो है जारी बात है 3 मेथड्स फिर शामिल होते हैं। पहला ये कि बेस जो है करना फर्म की वर्थ जो है सेलिंग प्राइस के ऊपर एक सिमिलर कंपनी की। और सेकंड अप्रोच कहलाई जाती है प्राइस अर्निंग रेशियो मेथड। यूज़ करते हुए इस मेथड को डिवाइड किया जाता है मार्केट प्राइस को फर्म के स्टॉक से एनुअल जो अर्निंग पर शेयर है उससे, और मल्टीप्लाई किया जाता है इस नंबर को फर्म की जो एवरेज नेट इनकम होती है पिछले 5 साल की। थर्ड अप्रोच जो है वो कहलाई जा सकती है आउटस्टैंडिंग शेयर मेथड, और इसको यूज़ करते हुए सिंपली मल्टीप्लाई जो है वो किया जाता है नंबर ऑफ जो आउटस्टैंडिंग शेयर आउटस्टैंडिंग होते हैं मार्केट प्राइस पर शेयर से रेट किया जाता है एक प्रीमियम। अब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इशूज़, यानी कि R&D के जो इश्यूज़ हैं। सो न्यू प्रोडक्ट्स और जो इम्प्रूवमेंट है एग्जिस्टिंग की अलाउ करता है जो कि इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। सो इम्पॉर्टेंस है, ज़ाहिर बात है R&D की डेवलप करने में न्यू प्रोडक्ट्स और इम्प्रूव करना
जो एग्जिस्टिंग है, ताकि सपोर्ट किया जाए स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। सो इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो जनरली चार्ज होते हैं डेवलप करने के साथ न्यू प्रोडक्ट्स और इम्प्रूव करना ओल्ड, इस तरीके के अंदर के फॉलो करें इफेक्टिव स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। और R&D एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर जो है वो परफॉर्म करते हैं टास्क जिसमें शामिल होता है क्या, ट्रांसफरिंग कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी, पहला ये है। दूसरा ये कि अडाप्टिंग एडजस्टिंग प्रोसेस को एडजस्ट किया जाए लोकल रॉ मटेरियल के लिए। इसके अलावा अडाप्टिंग प्रोसेसेस, अडाप्ट किया जाए प्रोसेसेस जो लोकल मार्केट्स के लिए। इसके अलावा अल्टर किया जाए प्रोडक्ट पार्टिकुलर टेस्ट और स्पेसिफिकेशन के लिए। उसके बाद फिर टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट जो है वो आ जाती है। सो इम्पैक्ट है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का, इम्प्रूवमेंट का, जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है उसके ऊपर। कंटिन्यूस इनोवेशन और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो एसेंशियल होती है सस्टेनिंग प्रॉफिटेबिलिटी के लिए और ग्रोथ होना आज की जो रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट है। एवेल्यूशन की हम बात करें, सो एवेल्यूशन जो है वो एक सिस्टमेटिक असेसमेंट है मेरिट की, वर्थ की और सिग्निफिकेंस की। बिजनेस कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्रूशल है ये मेजर करने के लिए, परफॉर्मेंस आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसे एरियाज जिनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और इन्फॉर्म डिसीजंस के लिए। माइकल पोर्टर ने 5 फोर्सेस मॉडल दिया जिसके अंदर बार्गेनिंग पावर होती है कस्टमर्स की, जितने कम होंगे उतनी ज़्यादा बार्गेनिंग पावर। बार्गेनिंग पावर सप्लायर की जितने कम होंगे उतनी ज़्यादा। न्यू इंट्रेंट्स का थ्रेट होता है, कोई भी नया कॉम्पिटिटर आ सकता है। और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स का भी थ्रेट होता है कि एक की जगह दूसरी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल की जाए उसका भी। और राइवलरी होती है अमंग कॉम्पिटिंग फर्म्स के दरमियान, ये भी एक चीज़ है जो पांचवी है। उसके बाद ये कि एक स्ट्रेटजी इवेल्यूशन जो फ्रेमवर्क है, सो एक फ्रेमवर्क होता है स्ट्रेटजी इवेल्यूशन के लिए और ज़रूरत होती है कि लिए जाए करेक्टिव एक्शन कब, जब इन एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर्स के अंदर सिग्निफिकेंटली चेंज आया हो। सो फर्म जो है वो प्रोग्रेसिवली तौर पर सेटिस्फैक्टरीली नहीं है उसके ऑब्जेक्टिव की तरफ। सो इवोल्यूशन में जो है वो क्या होता है कि की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंसिडर करते हुए अल्टरनेटिव आंसर्स और एप्रोप्राइट एक्शन, जो सही एक्शन है उनको जो है वो जाहिर बात है लिया जाए। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।